शिवस एकेडमी कैराना में आपका स्वागत है। आपका जो सिलेबस है वो वैद्युत प्रतिरोध की डेफिनेशन तक हो चुका। आज हम जो है ना उससे आगे का स्टडी करते हैं। उससे आगे चलते हैं भैया। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे इसमें। विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक हो चुका। आगे हेडिंग डाल लेंगे आपकी विद्युत चालकता। विद्युत चालकता की एक छोटी सी डेफिनेशन है आपकी। विद्युत चालकता होती क्या है? विद्युत चालकता होती है आपकी कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। जो आपका विद्युत प्रतिरोध होता है उसके व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। लिख लेंगे इसमें एक लाइन कि विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं और जी बराबर होता है आपका 1/r। ये हो गया आपका विद्युत चालकता। विद्युत चालकता जी बराबर क्या होता है 1/r। मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा आपका ओम की पावर -1। ओम की पावर -1 या महो, ये इसका मात्रक होता है। या नेक्स्ट होता है साइमन। साइमन भी सी का ही मात्रक होता है। एस से डिनोट करते हैं साइमन को। और विमेय सूत्र की बात करें अगर हम, तो विमेय सूत्र जो आपका आर का था उसे आप उल्टा कर देंगे विमेय सूत्र को, वो आपका इसका विमेय सूत्र निकल के आ जाएगा। और आर का विमेय सूत्र क्या आता है वो बताओ मुझे। आर बराबर V अपॉन आई, W अपॉन क्यू आई था, ठीक है। W का ml² t की पावर -2, क्यू का AT था, आई का आपका क्या था A होता है, T आ गया था आपका m L² t की पावर -3 A की पावर -2। ये आपका विमेय सूत्र आ गया था आर का। तो ये विमेय सूत्र आपका हो जाएगा कि m की पावर -1 L की पावर -2 T की पावर 3 A की पावर 2। ये आपका विमेय सूत्र हो जाएगा विद्युत चालकता का। ये नोट कर लेंगे आप, ठीक है। तो इसमें दो चीजें नोट करवाई आपको, एक तो इसकी परिभाषा, दूसरा विमेय सूत्र और फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे आप विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। बच्चों आप पढ़ रहे थे विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। तो इसकी डेफिनेशन आपको बताएगी कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। रो बराबर हो जाएगा E अपॉन जे। रो से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और रो बराबर हो जाएगा आपका E अपॉन जे। E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। जे क्या आपका धारा घनत्व है, ठीक है। चूंकि आपको पता है कि जे बराबर क्या होता है, चूंकि जे बराबर आपका होता है I अपॉन ए,
जे बराबर क्या होता है आई अपॉन ए। क्लियर है भाई? तो आई अपॉन ए हो गया, तो रो बराबर हो जाएगा आपका ई बटे आई अपॉन ए, ऊपर पहुंचेगा। रो बराबर ई बटे आई और ऊपर पहुंचेगा आपका ए। क्योंकि ई बराबर होता है, अगर हम चालक तार की लंबाई मान ले एल और बी उसमें विभव उत्पन्न हो रहा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा आपका बी बटे एल। इसीलिए रो बराबर आपका हो जाएगा बी गुना आई, सॉरी बी गुना ए बटे एल गुना आई, या आई गुना एल। ठीक है भाई? क्योंकि आर बराबर होता है ओम के नियम से बी बटे आई, इसलिए रो बराबर हो जाएगा आपका आर ए बटे एल। रो बराबर क्या हो जाएगा आर ए बटे एल। ये हो जाएगा आपका विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता का सूत्र कि रो बराबर क्या होता है आर ए बटे एल होता है। अगर हम निर्भरता निकाले कि रो क्या है, क्या पे निर्भर करता है, ठीक है, तो आर बराबर आपने पढ़ा था एम एन ई एन ई स्क्वायर, तो ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर मैं रो बराबर निकालूं तो रो बराबर हो जाएगा आपका एम एन ए एन ई स्क्वायर 2 गुना ए बटे एल, एल से एल कटेगा, ई से ई गया, रो बराबर हो जाएगा एम एन ई स्क्वायर। तो यहाँ से रो की निर्भरता जो होती है, एक तो ई भी आपका नियत रहेगा, द्रव्यमान भी आपका नियत रहेगा, एन भी आपका नियत रहेगा। तो क्या हो गया आपका रो आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/2। अतः श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि जो टो होता है वो पदार्थ के ताप पर निर्भर करता है कि ताप कितना है कितना नहीं। तो हम कह सकते हैं कि अगर ताप आपका ज्यादा है, अगर ताप आपका ज्यादा है तो श्रांति काल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बात समझ में आ गई? और ताप अगर ज्यादा श्रांति काल कम है तो आपका क्या होगा, उसकी जो प्रतिरोधकता है वो क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि ताप के बढ़ने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है, टी बढ़ता है, तो टो का मान बढ़ता है और रो का मान हमेशा घटता है। ये हमेशा तो ये था आपका वही विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। मात्रक मैंने साथ इसका नहीं लिखा, तो मात्रक 20 का नोट कर लेंगे। मात्रक होता है इसका ओम मीटर, ओम मीटर इसका मात्रक होता है। विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, विमेय सूत्र देख लो क्या हो जाएगा, यहाँ रख लो। रो बराबर आर का मान कितना था बताओ, चलो भाई पीछे से एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ए की पावर -2 था गया, और भाई आपका ए का हो गया एल स्क्वायर और अपॉन में आ गया एल। तो एल से तो ए 20 की घात, तो हो जाएगा एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -2। तो ये इसकी जर्नस का विमेय सूत्र होता है। विमेय सूत्र हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता का कि एम एल की पावर 3 टी की पावर -3 ए की पावर -2। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो ये होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। तो अगर आपको एल तार की लंबाई दे रखी है, रो प्रतिरोधकता दे रखी है, ए क्षेत्रफल दे रखा है और प्रतिरोध आपको निकालना है, तो आर बराबर सूत्र लग सकता है रो एल बटे ए। ये भी आप जरा दिमाग में डाल के रखेंगे। इसके बाद आता है आपका विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टेंस। विशिष्ट चालकता जैसे आपका पहले क्या था कि आपका प्रतिरोध था या प्रतिरोध के बाद चालकता थी, ऐसी आपकी भाई पहले आपका प्रतिरोधकता आ गया, अब क्या आ गया आपका चालकता। तो चालकता क्या होगी आपकी, जो प्रतिरोधकता के उल्टी होगी, विपरीत क्रम के बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध, लिख लेंगे इसकी डेफिनेशन, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को
उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, 1/ρ हो जाएगा भाई, ठीक है। अब इसमें मान अगर हम रख दें, क्योंकि ρ बराबर क्या था, E/V, तो इसलिए आपका सिग्मा बराबर हो जाएगा J/E, उल्टा हो जाएगा, और J बराबर आपका निकल जाएगा सिग्मा E, आगे लिख देंगे सदिश रूप में। अगर सदिश रूप में इसका सूत्र निकालते हैं तो J बराबर सिग्मा डॉट E, J बराबर क्या होता है, सिग्मा डॉट E से आ रखिए, सिग्मा प्लस E होता है। तो सदिश रूप आप बाद में देख लेना। तो J बराबर क्या होता है, सिग्मा E। तो धारा घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बीच संबंध है, विशिष्ट चालकता के बीच संबंध है। यही धारा घनत्व तथा यह धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता के बीच संबंध है। विशिष्ट चालकता के बीच संबंध है। तो अगर आपसे पूछ ले कभी कि धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता के बीच संबंध क्या है, तो होता है J बराबर सिग्मा E। J बराबर सिग्मा E आपका जो है रिलेशन होता है। अब आगे अगर हम इसे और एक्सप्लेन करते हैं तो आपको निकालना सिग्मा बराबर, तो J बराबर I/A हो जाएगा पहले की तरह, E का मान V/L हो जाएगा, ठीक है भाई। तो सिग्मा बराबर आपका V/I, तो V/I तो 1/r हो जाएगा, तो L/R, सिग्मा बराबर L/R। पहले का उल्टा हो गया होगा, मात्रक लिख लेंगे। मात्रक होता है n की पावर -1 मीटर की पावर -1, उल्टा हो जाएगा पहले का, ठीक है। विमेय सूत्र भी उल्टा कर दो भाई, जो पहला आ गया, कितना आ गया पहले, m-1 l की पावर -3 हो गया, और t की पावर 3 और a की पावर 2, ये हो जाएगा आपका विमेय सूत्र, पहले का उल्टा। तो हमने ये देखा कि अगर आपको r का विमेय सूत्र पता है, कैपिटल R का विमेय सूत्र आपको पता है, तो और जितने भी विमेय सूत्र आपको करने हैं उसमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, वो केवल आप ऐसे ही कर देंगे। करना तो रट्टा तो उसमें भी नहीं लगाना, आर के में भी, उसका भी तरीका आपको 2 बार बताया जा चुका कि विमेय सूत्र निकालना कैसे है। तो अभी आपको बताया गया था कि भाई जो विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता होती है उस पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। उसके लिए रो बराबर फॉर्मूला निकाला था m/n²τ। इसने जो है ना थोड़ा अलग सा करके दे रखा है इसे, इसे पूरे को जो है ना अलग से एक्सप्लेन कर रखा है, हम भी अलग से एक्सप्लेन करेंगे इसे। कि रो बराबर दिया है m/ne²τ। तो हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान नियत है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत है और आवेशों का मान भी नियत है, तो आपका रो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा आपका 1/τ, ठीक है। टो की हमने डेफिनेशन निकाली थी। टो क्या होता है आपका श्रांति काल, और श्रांति काल अगर हमें कंसीडर करना, हम कह दें कि जो माध्यम उत्पत्त है उसकी लंबाई लैम्बडा है और वेग जो है वो सतवेग वर्ग माध्य मूल वेग वो Vrms है, तो टो बराबर हो जाता है λ/Vrms। Vrms क्या होती है, वर्ग माध्य मूल चाल होती है, और जैसे जैसे इसका मान बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है, ताप बढ़ने पे। ताप बढ़ने पे क्या होता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, टकरा रहे हैं, तो उनका वर्ग माध्य मूल चाल जो है आपकी बढ़ जाती है, और जब उसका मान आपका बढ़ता है वो किसके कारण बढ़ता है, ताप के कारण। तो मैं कुछ पॉइंट यहाँ से लेके चल रहा हूँ कि जब हम प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव देख रहे हैं, किस पर देख रहे हैं, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका रो बराबर था Ne²2 ml/L भी था गया, ये खाली L था, M था, तो M/Ne²2
ठीक है, तो अगर और नियत है तो रो कर्मानुपाती टो। अब चूंकि टो जो होता है वो होता है लैम्बडा बटे VRMS, और चूंकि VRMS जो आपका वर्ग माध्य मूल्य होता है वो कर्मानुपाती होता है √T। ये होता है आपका ताप। तो अगर T का मान बढ़ता है तो VRMS का मान 100% बढ़ेगा, और जब VRMS का मान बढ़ेगा तो टो का मान आपका घटेगा, तो रो का मान आपका बढ़ेगा। ये संबंध आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ने पर आपका प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है। दोबारा बता दूं मैं आपको कि जो VRMS होता है वर्ग माध्य मूल वेग, वो ताप बढ़ने पर बढ़ता है। जब ये आपका बढ़ेगा तो टो का मान घटेगा, और जब टो का मान घटेगा तो रो का मान बढ़ेगा। तो ये इसके व्युत्क्रम के बराबर होता है। ये ताप का प्रभाव हो गया, इसे नोट कर लें शॉर्ट में आप अपने पास। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि कोई पदार्थ है आपका, वो 0 डिग्री C पर और T डिग्री C पर अलग अलग प्रतिरोधकता रखता है, कि मान लिया हमने कि 0 डिग्री C पर प्रतिरोधकता है आपकी रो जी, और T डिग्री C पर प्रतिरोधकता हो गई आपकी रो T। ठीक है जी, और हमने मान लिया कि अब हमें संबंध निकालना है रो0 रो T के बीच में। तो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लिख रहा हूँ, क्योंकि डेरिवेशन आपका इसमें है नहीं। तो रो T बराबर रो जी ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी, अल्फा डेल्टा टी भी ले लेते हैं ऐसे। तो रो T बराबर रो0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी, जहाँ अल्फा क्या है, ताप प्रतिरोध गुणांक है। क्या है अल्फा? अल्फा आपका है प्रतिरोध ताप गुणांक है, प्रतिरोध ताप गुणांक बोलते हैं इसे, प्रतिरोध ताप गुणांक। निकल के कहां से आता है ये आपका, कि जो आपका रोटी होता है वो प्रारंभिक जो 0 डिग्री C पर आपका रो0 होता है, अर्थात प्रतिरोधकता होती है उसके अनुक्रमानुपात, उस पर निर्भर करता है पहले वाले मान पर, और रोटी निर्भर करता है आपका प्रारंभिक मान और जो आपका बाद का मान आता है निकल के, उनके गुणनफल और ताप पर, इन तीनों चीजों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो रोटी अनुक्रमानुपाती रोजी रोटी हो जाएगा आपका, और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो रोटी बराबर निकल पा जाएगा आपका ये फाइनल। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ऐसे इसे समझ के लेके चलते हैं। वैसे तो सिलेबस में आपके जो है ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप इसे ही समझ लेंगे। अल्फा क्या है आपका, प्रतिरोध ताप गुणांक है, ये आपको पता होना चाहिए कि अल्फा क्या है आपका, प्रतिरोध ताप गुणांक है। तो ये थी आपकी विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, इस पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे, इससे आगे आपको क्या पढ़ना है, इससे आगे पढ़ेंगे अब प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, कि प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, तो प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव हम स्टडी करेंगे। तो हम इसमें अलग अलग स्टडी कर सकते हैं कि चालक के लिए अलग, मिश्र धातु के लिए अलग, और अर्धचालकों के लिए अलग। ठीक है, तो तुम तीन तरीके से इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं इसमें समझा रहा हूँ। सबसे पहले नंबर 1 चालक के लिए, चालक के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि चालक के लिए जो चालक का प्रतिरोध होता है उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो फॉर्मूला होता है आपका R बराबर ml AN E²2। जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट ले लो और निर्भरता दिखा दो आप यहाँ से, भाई m कांस्टेंट, L कांस्टेंट, A कांस्टेंट, N कांस्टेंट, E कांस्टेंट। तो R व्युत्क्रमानुपात होता है 1/2, जैसे पहले था से। ठीक है, R व्युत्क्रमानुपात होता है 2। ठीक है, तो जैसे हमने आगे पढ़ा कि अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो VRMS मान बढ़ता है, सेम वही प्रोसीजर है। जब T का मान बढ़ेगा तो VRMS का मान बढ़ेगा, और जब VRMS का मान आपका बढ़ता है तो शांति काल का मान घटता है, तो R का मान आपका बढ़ेगा। बस ये आपको जो है ना अपने शब्दों में लिख देना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप वहां से अपने शब्दों में लिख देंगे कि जब हम किसी चालक तार का ताप बढ़ाते हैं तो उसका वर्ग माध्य मूल वेग बढ़ता है।
और चूंकि वर्ग माध्य मूल वेग बढ़ता है, और वर्ग माध्य मूल वेग क्या होता है आपका, ये अनुक्रमानुपाती होता है इसके रूट टी के, अर्थात ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात ताप बढ़ने पर Vrms का मान बढ़ता है। जब Vrms का मान बढ़ता है तो चूंकि टो बराबर आपने पढ़ा था अभी लैम्बडा बटे Vrms हुआ, इधर लिख भी रखा मैंने साइड में, टो व्युत्क्रमानुपाती हुआ Vrms की। तो जब आपका Vrms का मान बढ़ता है तो टो का मान घटता है, और टो का मान जब घटेगा, क्योंकि ऊपर से हमने देखा उपरोक्त सूत्र से कि जो टो होता है वो आर के व्युत्क्रम के आर के जो है टो जो है ना आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चूंकि व्युत्क्रमानुपाती है और टो का मान घट रहा है तो आर का मान हमेशा बढ़ेगा। क्लियर बच्चों? तो ये आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसमें ताप में वृद्धि होती है। ताप में वृद्धि होने पर क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है। एक लाइन चाहिए नीचे लिख भी दिया करो, यहाँ भी लिख देते कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है, और इसमें भी लिख देंगे कि ताप बढ़ने पर आपका विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। तो बच्चों इसमें नेक्स्ट थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ये तो चालकों के लिए था। आगे पढ़ते हैं मिश्रित धातुओं के लिए। जो मिश्रित धातु होती है उनके लिए हम पढ़ेंगे मिश्रित धातुओं के लिए। तो मिश्रित धातुओं में अगर हम बात करते हैं, ये जब आपका ताप बढ़ता है तो वहां पर भी प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है, लेकिन वह वृद्धि बहुत ही कम होती है अगर तुलना करते हैं शुद्ध धातुओं के साथ। ठीक है, जो शुद्ध धातु होती है उनमें वृद्धि ज्यादा होती है, और जो आपकी मिश्रित धातु होती है उसमें वृद्धि बहुत ही कम होती है। ठीक है, जैसे आपका टंगस्टन हो गया, नाइक्रोम हो गया, ठीक है, और कोस्टेंटन हो गया, इस तरह के जो मटेरियल होते हैं आपके, उनमें जो ताप बढ़ाने पे क्या होता है, वृद्धि बहुत ही कम होती है। इसलिए आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंट अगर आप कभी करोगे, आगे मौका मिलेगा आपको एक्सपेरिमेंट करने का। लॉकडाउन की वजह से आपके एक्सपेरिमेंट नहीं हो पा रहे हैं, हम इस चैनल पे भी आपको जो है ना एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड कराएंगे, और डिजिटल एक्सपेरिमेंट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, पूरे एक्सपेरिमेंट कराते हुए दिखाया जाएगा। तो इसमें एक्सपेरिमेंट होता है आपका मीटर सेतु का। तो मीटर सेतु जब आप स्टडी करोगे वहां भी आपको समझाया जाएगा, और जब आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा तब भी बताया जाता है कि वहां नाइक्रोम का तार यूज करते हैं। तो नाइक्रोम का तार हम इसलिए ही यूज करते हैं वहां से, क्योंकि ताप बढ़ने पर नाइक्रोम के तार का जो प्रतिरोधकता होती है उसमें वृद्धि बहुत ही कम होती है, नगण्य होती है। इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो अनंत होता है। क्या होता है वो? अनंत। बात समझ में आ गई? ये अल्फा था, ये प्रतिरोध ताप गुणांक है आपका, और ये किसके बराबर होता है? अनंत के। अब देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि रो बराबर रो जीरो और 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये तो था। अगर इसका मान अनंत हो गया, अनंत की इसमें गुणा करेंगे तो इसकी ये तो खत्म हो गया मामला, ये नहीं मानते। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये अप्रोक्सीमेटली बहुत ही कम निकल का होगा, तो हम कह सकते हैं रो में जो है ना बहुत ही कम वृद्धि होगी। बात समझ में आ गई? यहाँ क्या होगी? बहुत ही कम वृद्धि होगी, अप्रोक्सीमेटली रो जीरो के आसपास होगी, ये थोड़ा बहुत ही बढ़ेगा आपका। ठीक है, ये अनंत जो मान के चलते हैं अनंत के आसपास होता है, इसका मान पूरा अनंत नहीं होता, मतलब बहुत ज्यादा मान होता है इसका, कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से ताप और रो के बीच ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो बहुत तेज ताप के जगह आपका इसका मान ऐसे बढ़ता है। ये आपका टी हो गया और ये आपका रो गया। ये किसके लिए? मिश्र धातु हो गई, किसके लिए? आपका मिश्र धातु हो गई। ठीक है, बात समझ आई? नेक्स्ट नंबर 3 स्टडी करते हैं इसमें अर्धचालक हो गई। अर्धचालक कौन होते हैं? अर्धचालक कौन होते हैं बताएंगे? अर्धचालक वे होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तो पाई तो जाती है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। तो होता क्या है कि जैसे ताप में हम वृद्धि करते हैं तो जो आपके इलेक्ट्रॉन बाउंड हुए हैं, बंधे हुए हैं सहसंयोजक बंध के कारण, वो आपके टूटने लगते हैं।
और पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो जाते हैं, जिसके कारण जो प्रतिरोधकता है उसका मान घट जाता है। तुमने पढ़ा होगा कि जो अर्धचालक होते हैं उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, उन्हें विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ती है, अर्थात हम उसे गर्म करेंगे या हम जो उसे किसी क्षेत्र में रखेंगे तो तब जाकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य के बराबर, मतलब बहुत ही कम होती है, नगण्य तो कह नहीं सकते, बहुत ही कम होती है, कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन इनके पास, ठीक है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के लिए जैसे आप ताप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ने के बाद क्या होगा कि उनका वर्ग माध्य मूल वेग बढ़ेगा, और वर्ग माध्य मूल वेग बढ़ेगा तो आगे फिर क्या होगा आपका कि उनका जो है क्रांतिकाल घट रहा है तो प्रतिरोध आपका बढ़ेगा। लेकिन यहाँ होता क्या है अर्धचालक में कि जैसे जैसे आप ताप बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाने के बाद जो आपके इलेक्ट्रॉन बाउंड हुए हैं, बंधे हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन आपके टूटने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि होती है। बात समझ में आ गई? तो अर्धचालकों में केस उल्टा होता है, हमेशा ध्यान रखना कि ताप बढ़ने पर अर्धचालकों में प्रतिरोध का मान घटता है, अर्थात इनका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो आपका ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ये हमेशा याद रखना, इसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ने पे इसमें R का मान घटता है। समझ में आया भाई? सबसे पहले में सबसे ज्यादा बढ़ेगा, दूसरे केस में कम बढ़ेगा और तीसरे में घटेगा। घटने का कारण मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे ताप बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन संयोजन बल के कारण जुड़े हुए हैं, वे टूटने शुरू हो जाएंगे, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, अर्थात विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, और जब विद्युत धारा का मान बढ़ता है तो प्रतिरोधकता आपकी घटती है। ये क्लियर हो गया होगा आपको? ठीक है भाई, ये था आपका प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। इसके साथ साथ थोड़ा सा अगर हम स्टडी करें, ओरली समझा रहा हूँ कि ओमीय परिपथ और अनोमीय परिपथ क्या होते हैं। ओमीय परिपथ नाम से क्लियर होगा कि जो ओम के नियम को फॉलो करते हैं उसे ओमीय परिपथ कहते हैं, जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करते उसे अनोमीय परिपथ कहते हैं। अर्थात जहाँ पर V और I एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं तो वहां से क्या होगा आपका ओमीय परिपथ होगा, और अनोमीय परिपथ जहाँ से ओम के नियम का पालन नहीं होता, अर्थात V I के अनुक्रमानुपाती नहीं होता, वो आपका अनोमीय परिपथ होता है। जैसे आपका टॉर्च, बल्ब, टावर, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर आदि सारे क्या होते हैं? अनोमीय परिपथ होते हैं। और ओमीय परिपथ क्या होते हैं? जितने भी धात्विक चालक होते हैं आपके, तांबे का तार, टंगस्टन का तार, पारा आदि, ये सारे क्या आपके ये ओमीय परिपथ होते हैं। तो इससे आगे चलते हैं बच्चों। उसमें आगे आपका आता है वैद्युत ऊर्जा। क्या आता है? वैद्युत ऊर्जा क्या होती है आपको? ठीक है, तो जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा बहती है तो तार में एक वैद्युत ऊर्जा और उसमें ऊर्जा प्रवाहित होती है। क्या होती है? वैद्युत ऊर्जा और उसमें ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब हम किसी चालक तार को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं या उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर वैद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगर हम उसकी वैल्यू निकालें तो हम कैसे कंसीडर करते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिख लेंगे एक लाइन कि जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा बहती है वैद्युत धारा बहती है तब तार में वैद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तब तार में वैद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो अगर हम कह दें कि वे t समय में, ये अपने शब्दों में लिख लेंगे आप यहाँ से कि t समय में क्यों आवेश प्रवाहित हो रहे हैं। यदि किसी चालक तार में t समय में क्यों आवेश प्रवाहित हो रहे हैं तब क्यों बराबर IT। V विभवांतर को एक सिरे से लगाकर क्यों आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक
ले जाने में किया गया कार्य। अगर निकालना है तो W बराबर हो जाएगा आपका V क्यू, या W बराबर क्यू का मान रख देंगे तो VI, W बराबर क्या हो जाएगा VIT या V क्यू। ये W का फॉर्मूला होगा, क्या गया कार्य निकल के आ गया। क्योंकि V बराबर होता है आपका IR, इसलिए W बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो I² RT, W बराबर क्या हो जाएगा I² RT। और चूंकि I बराबर होता है V/R, तो अगर यहाँ रखें तो W बराबर हो जाएगा आपका V² T/R। तो हम कह सकते हैं कि W के फॉर्मूले क्या निकल गए हैं, W बराबर VIT बराबर VQ बराबर I² RT और बराबर V² T/R। ये इसके सूत्र होते हैं सारे के सारे। समझ में आ रही है भाई? ठीक है। अब जो किया गया कार्य है वो चालक में ऊष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किया गया कार्य ऊष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अतः H बराबर, तो H बराबर अगर आपको निकालना है, उसमें आपको निकालनी है तो W/4.2 कैलोरी, ये जूल में होता है, ये आपका कैलोरी है। ठीक है। तो H बराबर आपके सूत्र हो जाएंगे VIT VQ I² RT V² T/4.2। ठीक है भाई, कैलोरी कैलोरी, ये H का मान आपका हो जाएगा, H का फॉर्मूला आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई। तो ये होती है आपकी वैद्युत ऊर्जा या वैद्युत ऊष्मा, जो भी आप समझ सकते हैं। अब इससे आगे अगर हम इसमें पढ़ते हैं तो इसमें आता है आपका वैद्युत शक्ति। ये आपका 10th क्लास का चल रहा है पोर्शन, वहां आपने पढ़ा था ये, तो वही आपका चल रहा है वैद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है ना। तो इसकी जो परिभाषा है वो एक लाइन की परिभाषा आप लिखना चाहे लिख सकते हैं कि किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा अक्षय होने की दर, ऊर्जा अक्षय होने की दर, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा अक्षय होने की दर वैद्युत शक्ति कहलाती है। और P बराबर होता है W/T। P बराबर क्या होता है W/T। अगर P के सारे फॉर्मूले हम रख दें आगे, P बराबर WT का मतलब भाई अगर मैं VIT रख दूं तो बटे में T से T कटेगा तो कितना हो जाएगा VI। तो P बराबर आपका हो जाएगा VI I² R V²/R। ठीक है। ये फॉर्मूले हो जाएंगे आपके P के। P का जो मात्रक होता है वो वाट होता है। P का मात्रक क्या होता है वाट। और आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट और 1 मेगावाट बराबर 10 की पावर 6 वाट। ठीक है, ध्यान रखें। और 1 HP भी नोट कर लेंगे, 1 हॉर्स पावर। ये आपने घरों में जो आपके मोटर यूज होते हैं उन पे लिखा मिला होगा, 746 वाट होता है आपका ये। घरों में, दुकानदारों के पास या कहीं किसी मिल में, कारखानों में अगर आपको ऊर्जा का मात्रा कंसीडर करना है या शक्ति का मात्रा कंसीडर करने है तो वो किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, ऊर्जा के मापन के लिए
एक जो मात्रा यूज करते हैं उसे बोलते हैं किलोवाट घंटा। ये घंटे में कितना कितना जो है ना ऊर्जा आपकी खर्च हो चुकी है, ठीक है, उसे बोलते हैं किलोवाट घंटा। तो इसकी अगर परिभाषा हम लिखें कि 1 किलोवाट विद्युत शक्ति वाले परिपथ में 1 किलोवाट वाले विद्युत परिपथ में 1 किलोवाट विद्युत शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में वह विद्युत ऊर्जा को 1 घंटे में वह विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा कहते हैं। तो 1 किलोवाट वाला जो आपका विद्युत शक्ति वाला कोई यंत्र है तो उसमें 1 घंटे में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे आप किलोवाट घंटा कहते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा 1 kWh बराबर, किलोवाट को चेंज करें 1000 वाट आ गया और गुणा घंटे को चेंज करें तो 60 गुणा 60 सेकंड आ जाएगा। तो 6 36 36 गुणा 3 और 2 5 आ गई, 10 की घात 5 आ गया आपका, ठीक है। वाट सेकंड की बात कर रहे हैं हम, और ये 3.6 में 10 की पावर 6 वाट सेकंड, ठीक है भाई। और ये ऐसे कह देते हैं आप कि आपका जो मतलब छोड़ दिया, ये 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर बराबर होता है आपका 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम स्टडी कर रहे हैं कार्बन प्रतिरोध तथा कार्बन प्रतिरोध को के लिए वर्णकोड। तो इसके लिए आप एक डायग्राम समझ लीजिए कि मान लिया कोई कार्बन तार आपको दे दी, बात समझ में आ गई। तो जब आप कोई विद्युत प्रतिरोध देखते हैं, ठीक है, तो उस प्रतिरोध पर आपको कुछ पट्टियां नजर आती है अलग अलग कलर में, ठीक है। मान लिया 4 पट्टियां आपको उस पर नजर आती है, ऐसे 4 पट्टी में बना रहा हूँ, आप भी बनाते रहे साथ में। ठीक है, तो ये 4 पट्टी आपको मान लो उसमें नजर आ रही है। इन्हें नाम दे दिया A, B, C, D। 4 पट्टियों के अलग अलग नाम दे रखे हो आपने, मान लिया हमने कि 4 पट्टियां होती है A, B, C और D। इसे बोलते हैं प्रथम सार्थक। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो हम कोडिंग निकालना पढ़ रहे हैं कि प्रतिरोध का मान रंगों को देख के कैसे निकालते हैं। दूसरा होता है द्वितीय सार्थक अंक, द्वितीय सार्थक अंक, और नेक्स्ट होता है आपका दशमलव गुणांक, दशमलव गुणांक। अभी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं फॉर्मूला लिखूँ। और ये होती है शयन अक्षमता, शयन अक्षमता जो डी होता है उसे बोलते हैं शयन अक्षमता। अगर आपको प्रतिरोध का मान निकालना है तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है R बराबर AB गुणा 10 की पावर C प्लस माइनस D प्रतिशत, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला, ये ध्यान रखिए, ये इसका सूत्र होता है। तो R बराबर AB गुणा 10 की पावर C प्लस माइनस D प्रतिशत। और इसे याद करने का तरीका, इसमें कलर कोडिंग याद रखनी होती है, वो लिख देंगे। उसका तरीका होता है अपना कि BB रोए, BB रोए, रोए को अलग अलग लिख दो, BB रोए, ऐसे हम लिखेंगे BB रोए, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड। तो बीबी रोए, ग्रेट ब्रिटेन
वेरी गुड। वाइफ वेयरिंग, ये साथ साथ लिखते रहे भाई। वाइफ वेयरिंग, टाइम पास मत करें। वाइफ वेयरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस, वाइफ वेयरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। NECKLACE नेकलेस, ठीक है भाई। तो बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। तो इसका मीनिंग हम हिंदी में कैसे एक्सप्लेन करके लेके चलते हैं कि जो हम कहीं ब्रिटेन में गए हुए हैं और ब्रिटेन क्या है बहुत अच्छा है, और वहां से जो है बीबी रो रही है, वो किसके लिए? वाइफ वेयरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। वो किसके लिए रो रही है? वो रो रही है पहनने के लिए गोल्डन सिल्वर नेकलेस के लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इससे आपको ऐसे याद रखना है कि बीबी रोए, ऑर्डर भी याद रखना है कि बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही? तो इसकी जो कोडिंग बनाते हैं वो ऐसे बनाएंगे, 0 से शुरू कर देंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही? और आपका वाइफ तक हो गया 9, वाइफ तक 9 हो गया। और बेयरिंग को आप कंसीडर नहीं करते, गोल्डन को लिखते हैं ±5, सिल्वर को लिखते हैं ±10%, उसे लिखते हैं ±20%। ये बेयरिंग क्षमता होती है, शेयर क्षमता होती है किसी भी प्रतिरोध की, ठीक है। अब इसकी टेबल तैयार करते हैं। P4 होता है ब्लैक, काला। दूसरा B ब्राउन, कत्थई। हिंदी में लिखते रहना चाहिए, जैसे हिंदी में लिख रहा है ब्राउन। ब्राउन होता है कत्थई कलर। रेड, लाल, ऑरेंज, संतरी, येलो, पीला, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका GREAT ग्रेट। तो हमेशा ध्यान रखना ग्रीन होगा, क्या होगा आपका? ग्रीन, हरा। और एक भी और आ गया नेक्स्ट भी जो होता है तो ब्लू होता है, नीला। ये आपका वॉयलेट हो जाएगा। वॉयलेट क्या होता है? बैंगनी। बस समझ में आ गई? इसका मीनिंग होता है बैंगनी, ये याद रखेंगे। और नेक्स्ट होता है गुड, आ गया आपका, इसमें होता है ग्रे, ग्रे कलर। और ग्रे कलर को क्या बोलते हैं? धूसर या स्लेटी कलर, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाइट, ये होता है व्हाइट। ये आपका व्हाइट हो गया, सफेद हो गया, ठीक है भाई। और आगे आपको पता है गोल्डन सिल्वर, ये आपके हो गया, ठीक है। नेकलेस का जो होता है ये होता है नो कलर, इसको अर्थात अगर कोई रंग नहीं दे रखा तो इसकी कोडिंग होती है। ये आपको जो आपकी इसको बोर्ड पे मैंने बनाई, ये शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाया जा रहा है आपको यहाँ से, ठीक है। क्योंकि इतने लंबे सारे इस्तेमाल याद नहीं रहते, तो शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं हम इसकी कि बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वेयरिंग, ठीक है। कुछ पॉइंटों पर हमें ध्यान देना कि पहले वाला भी ब्राउन को प्रदर्शित करेगा और जो नेक्स्ट भी है वो ब्लू को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। ऐसा आपके कलर वाला कंसिडर रख रहे हैं, इसके पता होना चाहिए आपको इसके बारे में। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो आप कल के वीडियो लेक्चर में देखोगे कि कैसे कैसे हम इसका यूज करते हैं और प्रतिरोध का मान निकालते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बच्चों से कराएं, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। थैंक यू।